वेलकम बैक एवरीवन। सो अब दूसरी तरह की मैकेनिज्म आज हम करेंगे विच इज SN2 मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं। उसके अंडर दो मैकेनिज्म्स आती है, एक है SN1, दूसरी होती है SN2 मैकेनिज्म। SN1 हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दी थी। अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल अभी हम SN2 को समझ लेते हैं, बेसिक इसकी चीजें। जैसे हमने SN1 में करा था मेन पॉइंट्स, वैसे ही SN2 में भी करेंगे। SN2 का क्या मतलब होता है? 2 से यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करता है और 2 का ऑपोजिट 1 सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। SN1 में क्या था? ऑर्डर वॉज 1। अब SN2 में क्या होगा? SN2 में ऑर्डर रहेगा 2। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने थे? पहले वाले में स्टेप्स थे 2, और लेकिन SN2 क्या है? सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ये दोनों चीजें होगी। यहां पर क्या था? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट आपका बना था। SN2 में नो इंटरमीडिएट, कोई भी इंटरमीडिएट यहां पर नहीं बनेगा, बल्कि क्या होगा? एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ना, दैट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि वो अनस्टेबल होती है। वो जस्ट क्या होता है? साइमल्टेनियसली वहां पर बॉन्ड बन रहे होते हैं और ब्रेक हो रहे होते हैं। तो यहां पर क्या डिफरेंस आएगा? यहाँ इंटरमीडिएट बनता था स्पेसिफिकली कार्बोकेटाइन SN1 में, SN2 में नो इंटरमीडिएट बट अ ट्रांजिशन स्टेट, जो कि अनस्टेबल होती है। फर्दर वो जल्दी से प्रोडक्ट बना लेती है। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंसी नहीं है। यहाँ पर सेकंड ऑर्डर है, तो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंसी है। यहाँ आप वीक न्यूक्लियोफाइल से भी काम चला लेते हो, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स की जरूरत होती है। तो ये है आपके पास SN1 SN2 रिएक्शन। यहाँ पर क्या मिलता था? यहाँ पर होता था रेसमाइजेशन मतलब इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट और रिटेंशन वाला, दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन, प्रोडक्ट की दोनों ही कॉन्फ़िगरेशंस आपको मिलती थी। रेसमिक मिक्सचर मिलता था दोनों का 50-50 रेशो में। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन देखने को मिलता है। तो ये आपको ओवरव्यू मैंने दे दिया। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म के साथ, रिएक्शन के साथ। अब SN2 में ये सब चीजें मैंने आपको लिखा दी है अभी हम नोट्स में देख लेते हैं। और सॉल्वेंट कौन सा यूज होता है यहाँ पर? पोलर A प्रोटिक। यहाँ पर कौन सा होता था? यहाँ पर होता था पोलर प्रोटिक। प्रोटिक का मतलब होता है वैसे सॉल्वेंट जो कि H पॉजिटिव दे पाए, क्योंकि वो H किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होते थे। लेकिन यहाँ पर कैसे हो गए? A प्रोटिक। A प्रोटिक मतलब जो H पॉजिटिव इजीली ना दे पाए, जो नहीं दे सकते हैं, जैसे CH3 COCH3। इसमें क्या है? ये पोलर तो है, लेकिन ये A प्रोटिक है, क्योंकि हाइड्रोजन तो है, लेकिन ये H पॉजिटिव बनने वाले हाइड्रोजन्स नहीं है। ठीक है, तो ये A प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर इन सब पॉइंट्स को थ्योरेटिकली यहाँ पर समझेंगे कि किस तरह से ये होता है। थॉरोली हम यहाँ पर देखेंगे इन सब चीजों को। ये मैंने ओवरव्यू दिया है सो दैट आप मेन पॉइंट्स कहीं मिस ना कर जाओ। अब जो होना है आगे हम पढ़ेंगे, वो इसके एक्सप्लेनेशन है, इसके रीजंस है, आप समझोगे। अब मेनली हम एक SN2 मैकेनिज्म का एग्जाम्पल लेंगे। तो SN2 मैकेनिज्म में हम देखते हैं, पहले एक हम न्यूक्लियोफाइल से स्टार्ट करते हैं। ये आपका OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है। ओके, अब अपने सबस्ट्रेट लेना है, एल्काइल हलाइड हम कोई लेते हैं। यहाँ कार्बन है और ये हेलोजन क्लोराइड, हमने मिथाइल क्लोराइड हम ले रहे हैं। हाइड्रोजन आपने इस तरह से यहाँ पर लगा दिया। अब मैं डैश और वेज का आपको बताती हूँ। एक डैश वाला मैंने लगाया है यहाँ पर, एक मैंने यहाँ पर ये वेज लगाया है। इसका क्या मतलब होता है ये समझ लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब टर्म्स देखनी, साइंस सीखने बहुत जरूरी होते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि इस पेपर पे ये कार्बन बना है, तो इस पेपर पे कार्बन है और इसी पेपर पे ये वाला हाइड्रोजन भी मैंने लगाया है। ठीक है, और इसी पेपर पर ये क्लोरीन है। मतलब ये तीनों एटम्स जो है ये सेम प्लेन में है, मतलब इस पेपर के ऊपर ये है। ठीक है, अब 3D रिप्रेजेंटेशन हम पेपर पे कैसे बनाएंगे, उसके लिए साइंस होते हैं। और डैश अगर हम यहाँ पर लगा रहे हैं, डैश का मतलब होता है कि जो वो एटम है वो इस पेपर से दूर जा रहा है, मतलब आपसे अवे जा रहा है। और वेज का क्या मतलब होता है? वेज का मतलब होता है कि वो आपके सामने आ रहा है। ठीक है, जैसे ये पेपर है, ये 1 2 3 तीनों ये एटम्स इस प्लेन ऑफ पेपर में है, पेपर पे है। अब यहाँ पर अगर हमने ये वाला हाइड्रोजन बनाना है, दिस हाइड्रोजन, कैसे आप बताओगे कि इसके
पीछे जा रहा होगा। अगर हमने ये पेपर ऊपर लिया है तो इसके बैक साइड में यहाँ नीचे इसके ये कार्बन से नीचे जा रहा होगा, तभी हमने इसे डैश में इस तरह से डैश बनाते हैं, मतलब इस कार्बन के अंदर जा रहा है, अवे फ्रॉम यू जा रहा है, ठीक है, आपसे दूर जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम वेज बनाते हैं, सॉलिड इस तरह से वेज बनाते हैं, वेज वाला हाइड्रोजन का मतलब है कि ये इस तरह से अबव द प्लेन ऑफ द पेपर जाके आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है। तो हमेशा ये क्या होता है, वेज का मतलब है कि आपकी तरफ पॉइंट है बॉन्ड, और वेज का और डैश का मतलब है कि अवे फ्रॉम यू है, ठीक है। तो ये समझ आ गया, ये आपकी तरफ पॉइंटेड है ये वाला बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड अवे फ्रॉम यू है, ठीक है। तो ये सब चीजें रिप्रेजेंटेशन आपको समझ आ गई कि क्या क्या होता है। अब यहाँ पर मैकेनिज्म कैसे चलती है ये समझो आप। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, मैकेनिज्म इसका सिंगल स्टेप में होता है। SN1 में क्या होता था, 2 स्टेप की रिएक्शन होती थी, लेकिन इसमें सब चीजें एक ही स्टेप में होती है। वहां पर तो कार्बोकेटाइन बनता था, उसके बाद जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, लेकिन SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप कौन सा है, X हेलोजन, वो भी साथ के साथ निकलता रहेगा एक ही स्टेप में। तो देखते हैं कैसे ये होता है। अब यहाँ पर जो OH नेगेटिव है ये अटैक करता है इस कार्बन पर, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ से जो आपका ये Cl है, Cl नेगेटिव है, ये साथ के साथ बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म के लिए एक स्टेट बनती है। देखो इंटरमीडिएट नहीं बनता, इंटरमीडिएट को तो आप क्या कर सकते हो, आइसोलेट कर सकते हो, फिर उसके बाद उसमें न्यूक्लियोफाइल डालोगे, लेकिन यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है। तो होता क्या है, यहाँ से जो OH है न्यूक्लियोफाइल का, ये ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड हो रहा होता है, मतलब ये प्रोसेस चला है, फुली बॉन्डेड नहीं है इसके कार्बन के साथ। जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करता है कार्बन को, और याद रखना है SN2 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बैक साइड अटैक होता है। बैक साइड का मतलब क्या है, किसके विद रिस्पेक्ट टू, जो आपका लिविंग ग्रुप है उसकी ऑपोजिट साइड से अटैक होता है, जिसे हम बैक साइड अटैक भी कहते हैं। इसकी वजह से ही यहाँ पर इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो यहाँ से बैक साइड से OH नेगेटिव आया, न्यूक्लियोफाइल आया, उसने यहाँ पर बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया। अब ये पीछे से जब अटैक करेगा तो कुछ टाइम के लिए ये जो तीनों बॉन्ड्स है, 1 2 3 तीनों हाइड्रोजन्स है, इस तरह से वो एक ही प्लेन में हो जाते हैं, क्योंकि इसे भी पीछे से आकर इन पर भी अफेक्ट होता है ये, तो ये एक ही प्लेन में आ जाते हैं। और साथ ही में ये टूटने लगता है, जो CCl बॉन्ड है लिविंग ग्रुप का है, ये टूटने लगता है। तो यहाँ पर जो मैंने ये रिप्रेजेंटेशंस बनाई है, जो ये चीज मैंने बनाई है यहाँ पर ब्लू डॉट से, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहा है। साइमल्टेनियसली का मतलब कि साथ साथ में हो रहा है कि ये OH और C ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड बन रहा है और कार्बन Cl बॉन्ड टूट रहा है। तो दोनों ही प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली होते हैं, साथ साथ में ही होता है। जैसे ये बनता रहेगा वैसे ही ये आगे वाला बॉन्ड टूटता रहेगा। तभी देखो कार्बन के चारों तरफ 5 बॉन्ड्स है यहाँ पर, तो ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, और ये क्या है, ये आपकी एक ट्रांजिशन स्टेट है, तभी इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और तभी हम कहते हैं कि SN2 मैकेनिज्म में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, नॉट अ इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर क्या है, ये ब्रेक होगा और ये बनेगा। तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे, क्योंकि ये अनस्टेबल है, तो यहाँ से जल्दी से जितनी जल्दी ये फर्दर अप्रोच करेगा न्यूक्लियोफाइल कार्बन को, तो ये बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ से कार्बन के साथ ये बॉन्ड बन जाएगा, जैसे ये कार्बन है तो इसके साथ आपके पास OH वाला बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। Cl नेगेटिव आपका यहाँ से बाहर हो जाएगा, ये लिविंग ग्रुप है, ये बाहर हो जाएगा। साथ ही में यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें क्या होता है, क्योंकि ये बैक साइड अटैक है, तो इसकी वजह से जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इसे अप्रोच करता रहता है, इसकी तरफ आएगा, तो ये जो तीनों बॉन्ड्स है 1 2 3, तो वो क्या हो जाएगी, वो इन्वर्ट हो जाएंगे। वो क्योंकि इससे स्पेस देना है ना, न्यूक्लियोफाइल को भी लगना है, तो ये अपने लिए जगह बना देगा और इसे थोड़ा पुश करके ऑपोजिट साइड में ले जाएगा। क्लोराइड तो निकल गया यहाँ से, ये निकल गया, और ये जो तीनों है वो इस तरह से हो जाएंगे। इसे हम अम्ब्रेला इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि अम्ब्रेला की तरह पहले ये ऐसे था, अब
न्यूक्लियोफाइल के आने की वजह से जस्ट इसका ऐसे हो गया, उलट गया। तो जो बॉन्ड यहां पर लगा था वो अब यहां पर लगेगा, जो बॉन्ड इधर था वो इधर हो जाएगा हाइड्रोजन, और वेज इस साइड था तो वो बिल्कुल आपका दूसरी साइड हो जाएगा। तो देखो तीनों बॉन्ड्स 1 2 3 इस तरफ थे, अब इन्वर्जन के बाद क्या हुआ, 1 2 3 तीनों बॉन्ड्स दूसरी तरफ आ गए। तो इसे हम कहते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो रहा है यहां पर। तो यहां पर क्या हो रहा है, इन्वर्जन। तो याद रखोगे SN2 की खास बात, इन्वर्जन होता है कॉन्फिगरेशन का। अब अम्ब्रेला इफेक्ट में कैसे कह रही हूं, आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे आपके पास ये है एक अम्ब्रेला है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से अम्ब्रेला है, तो विंड चल रही है, बहुत तूफान आ रहा है, तो कई बार आपके पास ऐसे भी हो जाता है ना कि ये जो आपका अम्ब्रेला है ये इस तरह से उल्टा हो जाता है, थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाता है। कई बार हुआ होगा आपके साथ भी कि विंडी डे पे बहुत ज्यादा आपके पास यहाँ पर हवाएं चल रही है, तो एक हवा के झटके से क्या हो जाता है, ये अम्ब्रेला बिल्कुल ऐसे ऊपर हो जाता है। जस्ट यही चीजें यहाँ पर हो रही है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन में। कॉन्फिगरेशन अभी क्या थी आपके पास, इस तरफ थी, देखो ये तीनों जो है अभी ये टेट्राहेड्रली अरेंज थे। कैसे थे ये तीनों, ये इस तरफ थे तीनों हाइड्रोजन्स। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन की वजह से ये हो रहा है कि उसकी पोजीशन क्या है अटैक करने की, उसका अटैक हो रहा है बैक साइड, मतलब लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड से वो अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से OH लगने की वजह से उनका जो अपना पोजीशन है हाइड्रोजन्स की वो कैसी हो रही है, इन्वर्ट हो रही है, उल्टी हो रही है। जैसे अम्ब्रेला आपका इनसाइड आउट हो जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है, वैसे ही ये अभी यहां था आपका ये बंच, फिर क्या हो गया, फिर ऐसे करके दूसरी साइड हो गया, अभी यहां था फिर दूसरी साइड हो गया। जस्ट ऐसे बनाना है, अभी ये साइड है, इसको देख के इसका दूसरी साइड बना लेना है, ये इधर है वो आपको दूसरी साइड करना है। तो बिल्कुल सिंपल है ये। मेन इसमें क्या है, बैक साइड अटैक होता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम करेंगे, अभी नोट्स पर आते हैं। पूरा थ्योरी मैंने यहाँ पर करवाई है, कुछ भी मिस नहीं करा है। तो यहाँ से समझते हैं क्या क्या ये चीजें हैं। आपको एक बात तो समझ आ गई इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा है कहाँ से, बैक साइड से। बैक साइड भी समझो, बैक साइड कौन सी होती है, जो आपका ये लिविंग ग्रुप है, दिस इज अ लिविंग ग्रुप, क्योंकि ये जाना है ना, ये अटैक करेगा, ये जाएगा। तो लिविंग ग्रुप के जस्ट ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जिसकी वजह से इन्वर्जन होता है कॉन्फिगरेशन का। अब जो हमने ट्रांजिशन स्टेट भी करी थी उसमें क्या था कि बॉन्ड बन रहे थे। यहां पर जब हमने ट्रांजिशन स्टेट करी थी तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहां पर आपका क्लोरीन है। ट्रांजिशन स्टेट जब थी उसमें ये था कि ये बॉन्ड टूट रहा था, ये टूट रहा था, और यहां से न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बन रहा था। तो ये दोनों जो प्रोसेसेस है कि बॉन्ड का ब्रेक होना, मतलब लिविंग ग्रुप वाला, और बॉन्ड का फॉर्म होना, ये दोनों ही चीजें साइमल्टेनियसली चलती है, साथ साथ में ही चलती है। जैसे ही ये पूरा का पूरा बॉन्ड टूट जाता है वैसे ही ये पूरे का पूरा बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें नोट्स पे आते हैं, एक बार रीड आउट करते हैं जल्दी से। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट्स विद द एल्काइल हैलाइड फ्रॉम बैक साइड दैट इज ऑपोजिट टू द लिविंग ग्रुप, causing CX bond to break while forming a new carbon OH bond। मतलब न्यूक्लियोफाइल के साथ, क्योंकि हम न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कौन सा ले रहे हैं, OH नेगेटिव के साथ एग्जाम्पल किया है हमने, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, OH के साथ बॉन्ड बन रहा है और ये जो Cl बॉन्ड है ये टूट रहा है। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही है। नो इंटरमीडिएट फॉर्म, SN2 में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता है, ट्रांजिशन स्टेट होती है जो कि अनस्टेबल होती है। देख पा रहे हो आप कि 5 वहां पर इंट्रैक्शन है, 5 बॉन्ड्स दिखाए हैं हमने ट्रांजिशन स्टेट में, तो हाईली अनस्टेबल है, इसीलिए वो शॉर्ट लिव्ड होती है और ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो जाती है, लिविंग ग्रुप चले जाता है, न्यूक्लियोफाइल लग जाता है इनकमिंग। एज न्यूक्लियोफाइल फर्दर अप्रोचेस कार्बन OH बॉन्ड स्टार्ट्स फॉर्मिंग वाइल जो कार्बन X बॉन्ड है दैट ब्रेक्स। ये पता है कि OH बॉन्ड जो न्यूक्लियोफाइल वाला बॉन्ड है वो स्ट्रांगली बनेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा।
And since attack is from the back side, there is inversion in configuration, inversion of configuration. और इससे particularly इस inversion को, configuration के inversion को particularly हम क्या कहते हैं, Walden inversion. इसका particular name होता है Walden inversion, इसे कहते हैं. Like umbrella का invert हो जाना, windy day में क्या होता है, umbrella inside out हो जाता है. तो इस तरह का ये example से आप समझ सकते हो. Since इसका order 2 है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, और आपको पता है कि जो ये प्रोसेस है ये सिंगल स्टेप में ही है. देखो जो SN2 मैकेनिज्म जब हमने करी थी वो 2 स्टेप में होती थी. 2 स्टेप में से फर्स्ट स्टेप स्लोएस्ट स्टेप था, तो इसीलिए हम बोलते थे कि जो रेट देखना है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप जो कि स्लो था. लेकिन यहाँ पर SN2 में क्या है, SN2 में तो एक ही स्टेप है, एक ही स्टेप में सब चीजें हो रही है, तो ऑब्वियसली उसी से रेट निकलता है. और उस स्टेप में दोनों चीजें इन्वॉल्व है, न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है और आपका सबस्ट्रेट जो कि अल्काइल हैलाइड है वो भी इन्वॉल्व है. तो रेट दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल की भी और सबस्ट्रेट की भी. और SN1 में क्या होता था, जब हम SN1 करते थे, देखो मैं साथ साथ SN1 का भी रिवाइज करवा रही हूँ. SN1 में रेट ओनली एंड ओनली प्रोपोर्शनल होता था सबस्ट्रेट पे. सबस्ट्रेट क्या होता है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है जिस पर के रिएक्शन हो रही है, अटैक हो रहा है, जो भी चीजें हो रही है. और SN2 में क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक तो आपके सबस्ट्रेट पे और दूसरा न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर. अब यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की भी कॉन्सेंट्रेशन मायने रखती है, इसीलिए जो आपका SN2 मैकेनिज्म होता है उसमें आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स की जरूरत होती है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स की जरूरत होती है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन से होंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही हाई होगी, जैसे OH नेगेटिव हो गया, डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है. और SN2 में क्या है, जरूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग ही चाहिए, स्ट्रॉन्ग से भी हो जाएगा, लेकिन जो स्लाइटली इसमें मॉडरेट या फिर वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उससे भी अच्छी रिएक्शन वो भी सफिशिएंट होते हैं टू कैरी आउट द SN1 मैकेनिज्म. तो यहाँ पर जैसे न्यूट्रल NH3, न्यूट्रल आपके जो न्यूक्लियोफाइल्स है, वाटर वगैरह, वो भी उनसे भी काम चल पड़ेगा. लेकिन SN2 में उनसे काम नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स की आपको जरूरत पड़ती है. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस दोनों में आया है. अब सॉल्वेंट की बात करते हैं. देखो न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, आपको क्लियर हो गया. सॉल्वेंट की हम बात करते हैं. सॉल्वेंट होना चाहिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. अब यहाँ पर समझो, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत है. प्रोटिक का मतलब होता है, पोलैरिटी तो पता है ना, पोलर होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव एंड बन रहे हैं. अब प्रोटिक का मतलब है कि जो कि H पॉजिटिव इजीली दे पाए, जो H पॉजिटिव देने के केपेबल हो, मतलब उन हाइड्रोजन्स में अटैचमेंट होनी चाहिए किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की. अब एप्रोटिक क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव ना दे, वो चाहिए हमें. जैसे ये एसीटोन हो गया, DMSO हो गए, ये सारे कैसे होते हैं सॉल्वेंट्स, जो कि एप्रोटिक है, ये प्रोटोन नहीं देते हैं. अब यहाँ पर क्यों प्रोटोन की जरूरत नहीं है, एप्रोटिक क्यों चाहिए, क्योंकि देखो इस केस में आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स. मानते हो ना, SN2 में आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स की जरूरत है. तो न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग ही रखने के लिए आपको एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, क्योंकि अगर H पॉजिटिव आएगा वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा और उसको वीक कर देगा. यहाँ पर भी ये चीजें होती है, लेकिन SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ भी रिएक्शन हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हम चांस नहीं लेना चाहते, तो इसीलिए हम एप्रोटिक सॉल्वेंट्स का यूज करते हैं. और दूसरा रीजन, SN1 में पोलर प्रोटिक का यूज करने का रीजन क्या था, मैंने आपको बताया था, क्योंकि SN1 में फर्स्ट स्टेप में जरूरत पड़ती थी आयनाइजेशन की, मतलब बॉन्ड को तोड़ने की. फर्स्ट स्टेप ही आपका बॉन्ड डिसोसिएशन होता था. बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है, वो सॉल्वेशन से आएगी, और सॉल्वेशन करवाने के लिए हमें H पॉजिटिव की जरूरत वहां पर पड़ती थी, तो हम प्रोटिक लेते थे. अब यहाँ पर ऐसी जरूरत नहीं है, बॉन्ड आपने वैसे टूटना नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स है, ऑलरेडी इस तरह से ये रिएक्शन को इनिशिएट कर पाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर एप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एप्रोटिक में कैसे होगे, एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे CH3, C डबल बॉन्ड O CH3 और DMSO वगैरह, ये सब चीजें होती है. ठीक है, तो आप ये वाला सॉल्वेंट देख सकते हो. अब आता है यहाँ पर, इसका रीजन पता है, कीप्स द न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बाय अवॉइडिंग द
स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अवॉइड करने के लिए यहां पर हम क्या करते हैं, हम एप्रोटिक सॉल्वेंट्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस की हम बात करते हैं। SN1 मैकेनिज्म में मेन चीज क्या होती थी? SN1 मैकेनिज्म में मेन चीज होती थी कि SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, ठीक है, SN1 मैकेनिज्म। वहीं पर जो SN2 है वहां पर फैक्टर क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका रीजन ये है क्योंकि इनका जो स्टाइल है मैकेनिज्म्स का, उसकी वजह से ये चीजें आ रही है। क्योंकि SN1 में आप देखते हो, SN1 में बनता है कार्बोकेटाइन, अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रिएक्शन अच्छे से होगी, तो SN1 मैकेनिज्म उसका रेट अच्छा होगा। SN2 मैकेनिज्म में बैक साइड अटैक होता है, तो अगर यहां से बैक साइड से अटैक हो रहा है तो इससे स्टेरिक फैक्टर, इसके लिए स्टेरिक हिंड्रेंस कम चाहिए। अभी यहाँ पर हाइड्रोजन्स है तो ये कंफर्टेबल है, कंफर्टेबली कार्बन को अप्रोच कर रहा है। व्हाट इफ यहाँ पर मैं तीनों R ग्रुप, बड़े बड़े R ग्रुप CH3 ग्रुप्स लगा दूं, तो क्या होगा, इनसे हिंड्रेंस मिलेगी इसको, न्यूक्लियोफाइल को, और ये अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर बहुत ही डिफिकल्टी से होगी। इसीलिए कहते हैं जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतना कम SN2 मैकेनिज्म होगी। तो यही चीज यहां पर आपको देखनी है। तो इसीलिए अगर हम इसका ऑर्डर क्या रहेगा, अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो मिथाइल हैलाइड है, मिथाइल हैलाइड CH3X है, उसमें न्यूक्लियोफाइल सबसे अच्छा अटैक करेगा क्योंकि हिंड्रेंस के लिए यहां पर कुछ नहीं है, ओनली हाइड्रोजन एटम्स है जिनका साइज बहुत छोटा होता है, कोई भी प्रॉब्लम इसे हिंड्रेंस यहां पर नहीं मिल रही है। वहीं आप क्या करो, दिस इज द मिथाइल हैलाइड, क्या है ये, मिथाइल हैलाइड है। अगर आप 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लो, उसमें आपने क्या किया है, 1 डिग्री का मतलब जो कार्बन है जिस पर हलोजन लगा है, जिस पर अटैक कर रहे हो, वो फर्दर एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये होता है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो अब यहां पर देखो, ये CH3 ग्रुप के आने से एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया बाय CH3, उसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल को थोड़ा सफोकेटिंग फील हो रहा है, उसको थोड़ा फील होने लगा कि स्टेरिक हिंड्रेंसेस यहां पर है, तो इसकी रिएक्टिविटी और कम हो जाती है 1 डिग्री की। फर्दर आप 2 डिग्री पे जाते हो, 2 डिग्री का मतलब इस कार्बन से फर्दर 2 कार्बन्स की अटैचमेंट है, जैसे ये ग्रुप, एक ग्रुप यहां पर लग गया CH3, दूसरा ग्रुप यहां पर आपका लग गया, तो देखो अब न्यूक्लियोफाइल के पास और ज्यादा हिंड्रेंस आ गई, स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई, तो इसका जो अप्रोच है कार्बन के लिए वो और कम हो जाएगा। तो ये 2 डिग्री आपका एल्काइल हैलाइड है। वहीं 3 डिग्री में क्या होगा, ये वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, पहली बात तो क्योंकि ये 1, 2, 3 कार्बन से फर्दर अटैच्ड है। अब यहां देखो इस न्यूक्लियोफाइल को कितनी ज्यादा यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस मिल रही है, एक CH3 ग्रुप यहां है, एक CH3 ग्रुप यहां है और एक CH3 ग्रुप यहां है, ये तीनों ही बहुत ही स्टेरिकली हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल को, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे कम देखो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा 3 डिग्री में है, इसीलिए जो ये ऑर्डर है वो किसका है, SN2 मैकेनिज्म के लिए जो ऑर्डर है 3 डिग्री सबसे कम शो करते हैं। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स सबसे कम SN2 मैकेनिज्म शो करेगी, उसका रेट सबसे कम होगा। वहीं अगर हम SN1 की बात करें ऑर्डर्स की, SN1 की जब आप बात करते हो तो SN1 में ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि वहां पर कार्बोकेटाइन ही सब कुछ है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ही वहां पर SN1 के लिए सब कुछ है, तो 3 डिग्री वाले सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं कार्बोकेटाइन, तो यहां पर ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है, और जो मिथाइल हैलाइड आपके पास है वो सबसे पीछे आता है, ठीक है। और यहां पर क्या है, SN2 में अब बात चेंज हो गई है, SN2 में सब चीजें स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करती है, ईज पे करती है, ईज ऑफ अटैकिंग पर सब चीजें डिपेंड करती है। तो सबसे इजी अटैक कहां होगा, मिथाइल हैलाइड पर होगा। मिथाइल हैलाइड मतलब CH3X, इस पर सबसे इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाता है क्योंकि ओनली 3 हाइड्रोजन है, आपको पता है हाइड्रोजन का साइज कितना छोटा होता है। वहीं पर अगर आप ये 1 डिग्री 2 डिग्री जाएगा और सबसे कम 3 डिग्री होगा। 3 डिग्री का सबसे कम क्यों है, क्योंकि तीनों साइड से देखो
1, यहाँ पर मैंने CH3 लगा दिया, ये CH3 लगा दिया, ये मैंने CH3 लगा दिया। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आ रहा है तो उसको यहाँ से हिंड्रेंस मिल रही है, तो यहाँ पर SN2 क्या होगा, बहुत ही कम रेट इसका होगा, बहुत ही मुश्किल से ये SN2 मैकेनिज्म होगी। इसीलिए मैंने देखो अभी एग्जाम्पल भी आपको मिथाइल हैलाइड का ही करवाया। जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो मिथाइल हैलाइड से ही मैंने शुरुआत करी है, क्योंकि इसमें अच्छी SN2 मैकेनिज्म होगी। और जब हम SN1 का हमने एग्जाम्पल किया था तो मैंने टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड से करवाया था, 3 डिग्री से करवाया था, क्योंकि वो अच्छा देता है। तो इसमें ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, किसी एक का देख लो और दूसरे का रिवर्स कर देना। तो SN1 SN2 के जो ऑर्डर्स है ग्रुप में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाले, वो दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब लास्ट आता है कि किस पर डिपेंड करता है रेट, लास्ट में लिविंग ग्रुप पे। जैसे SN1 में क्या है, सेम SN2 में भी आएगा कि जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा और उतनी अच्छी तरह से SN1 और SN2 दोनों ही मैकेनिज्म्स होगी। क्योंकि जब हम यहाँ पर देखते हैं जो SN1 या SN2 मैकेनिज्म है, मेन चीज इसमें क्या है, जैसे ये हैलोजन है आपका, यहां पर आपके ग्रुप्स लगे हैं। अब इसमें मेन चीज न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है और यहां से लिविंग ग्रुप निकल जाता है। तो जितना इजी ये प्रोसेस होगा, कौन सा प्रोसेस, लिविंग ग्रुप का निकलना, मतलब जितना गुड लिविंग ग्रुप होगा उतनी ही ये जो रिएक्शन है मैकेनिज्म है इजीली होगी, SN2 मैकेनिज्म का रेट इंक्रीज होगा। तो लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा कौन सा है, अब ये आपने RX लेना है। अब यहां पर हैलोजन में आयोडाइड वाला सबसे ज्यादा है, फिर ब्रोमाइड वाला, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड। क्योंकि जब आप आयोडाइड लगाते हो, आयोडीन का साइज बड़ा है और RB आप देखते हैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है, तो बॉन्ड लेंथ RI की सबसे ज्यादा होती है। तो बॉन्ड लेंथ जितनी लंबी होती है, जितना बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, उतना इजीली वो बॉन्ड टूट पाता है। मतलब जो ये आयोडीन है ये गुड लिविंग ग्रुप होगा, सबसे ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो यहाँ पर जो ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी का, अगर आप RX ले रहे हो, जैसे मैंने SN1 में भी बताया था, दोनों में ये पॉइंट सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर RX के साथ हेलो एल्केन के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो, तो वहां पर 2 चीजें देखनी जरूरी है, R को और X को। X क्या होना चाहिए, ऐसा हेलोजन जो गुड लिविंग ग्रुप हो, जो कि आयोडाइड होता है। वैसे ही इनका ट्रेंड पता है, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड सबसे कम। और R कैसा होना चाहिए, R डिपेंड करता है। SN1 में ऑर्डर क्या है, SN1 में R कौन सा सबसे अच्छा है, 3 डिग्री वाला सबसे अच्छा है। और SN2 में सबसे अच्छा कौन सा है, मिथाइल हैलाइड सबसे अच्छा है। और सबसे पीछे कौन सा है, 3 डिग्री सबसे कम है। तो ये सब चीजें यहां पर मैंने आपको समराइज कर दी है। X कैसा लेना है, जो गुड लिविंग ग्रुप हो, और R कैसा होता है वो डिपेंड करता है मैकेनिज्म कौन सी है। SN1 मैकेनिज्म है तो 3 डिग्री वाले बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, 3 डिग्री वाले SN1 शो करेंगे मैकेनिज्म। और अगर SN2 है तो कौन से देंगे, मिथाइल हैलाइड्स अच्छा देंगे, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस उसमें सबसे कम है। और 3 डिग्री वाला सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है, SN2 मैकेनिज्म नहीं हो पाएगी। तो ये चीजें आज हमने समझ ली है। तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं, अपना SN2 मैकेनिज्म। तो यहाँ पर SN1 SN2 मैकेनिज्म्स दोनों हमने बेसिक समझ लिए हैं, बेसिक इनकी चीजें क्या है। अब यहाँ पर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन पर जाएंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री पर जाएंगे, देखेंगे किस तरह से जो 2 चीजें मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर होता है रेसमाइजेशन। SN1 में होता है रेसमाइजेशन, मतलब इन्वर्जन और रिटेंशन वाले दोनों कॉन्फ़िगरेशन होते हैं साथ में, लेकिन SN2 में ओनली इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब इन चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से इनके स्टीरियोकेमिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको अच्छे से करने वाले हैं। और लास्ट में जब ये चीजें एंड हो जाएगी, लास्ट में फॉर श्योर मैं SN1 SN2 में डिफरेंस का एक अलग लेक्चर बनाऊंगी, जिससे आपको समराइज हो जाएगा जो आज तक हमने SN1 SN2 का पढ़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।